नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। तो यह वीडियो शानदार रहने वाली है और इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने 5-7 रिजल्ट और 2 नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। एक नोटिफिकेशन जो जेईएन भर्ती का रहने वाला था और दूसरा नोटिफिकेशन जो रीट 2024 का रहने वाला था। तो दोस्तों, रीट 2024 में अभी कुछ टाइम लग सकता है। अभी पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ कि भर्ती कब निकाली जाए और एग्जाम कब ली जाए। जो पहले अनुमानित था कि 25 नवंबर से पहले पहले आपका रीट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और साथ में 1 दिसंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी में एग्जाम होगी। तो दोस्तों, यह तो क्लियर है कि फरवरी में एग्जाम होगी, पर अभी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन की कुछ सूचना आती है तो उसके लिए वापस एक वीडियो लेकर आऊंगा और साथ में यह वीडियो रहने वाली है आपकी जेईएन भर्ती की। जिस प्रकार मैंने वीडियो में सारी चीजें बताई थी कि जेईएन भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है कुछ दिनों में, तो दोस्तों जारी हो गया है नोटिफिकेशन राजस्थान जेईएन भर्ती 2024 का। जी दोस्तों, जिसका सभी अभ्यर्थियों को इंतजार था, कैंडिडेट को इंतजार था, जो भी टेक्निकल फील्ड से है, चाहे वो डिग्री की बात करे या फिर डिप्लोमा वालों की बात करे, सभी को इंतजार था कि जो जेईएन की भर्ती है वो कब आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा मैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और साथ में पोस्ट कौन सी रहने वाली है, पे ग्रेड क्या रहने वाली है, साथ में वो किस किस डिपार्टमेंट में से जेईएन की भर्ती निकली हुई है और उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सभी पॉइंट्स के बारे में बैक 1 to 1 बात करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते नहीं हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और शुरुआत करने से पहले जो कैंडिडेट स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम जो भी आगामी अपडेट हो इस भर्ती के रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके टाइम टू टाइम, और जो भी नई भर्ती हो वो भी आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली में सभी को शेयर कीजिए से वो भी इनका लाभ उठा सके और उनको भी इस चीज की अवेयरनेस हो सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये राजस्थान जेईएन भर्ती की एग्जाम है। राजस्थान जेईएन भर्ती की एग्जाम है जो कि 2024 की भर्ती है। ये जेईएन को हिंदी में बोला जाता है कनिष्ठ अभियंता। कनिष्ठ अभियंता बोला जाता है हिंदी में जेईएन को। दोस्तों, इस भर्ती में बात करेंगे पहले जो पॉइंट रहने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में। जो पहला पॉइंट है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि जो फॉर्म है, आवेदन है, वो आपका कब से लिया जा रहा है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके, वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है आपकी 27 दिसंबर रहने वाली है लास्ट डेट आपकी। दोस्तों, ये आपकी स्टार्टिंग और लास्ट डेट है। इन दौरान आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हो और साथ में इस भर्ती की तैयारी की शुरू कर सकते हो। इसके अलावा फॉर्म फिल करते वक्त जो भी स्टूडेंट पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको उनको फीस देनी होगी। यानी फॉर्म भरने से ही पहले आपका एक ओटीआर प्रोसीजर होता है। जो भी स्टूडेंट पहले भर रखे हैं उनको ये सारी चीजें मालूम है। जो स्टूडेंट नए हैं उनको लिए बता देता हूं, उनको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी और उसके बाद में अपना पूरा जो डैशबोर्ड है उसमें प्रोफाइल है, उसमें प्रोफाइल में जो भी चीजें पूछी गई है, अपनी आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल, वो सारी जितनी भी आपके पास है वो डिटेल रखनी होगी। उसका फायदा ये होगा कि भर्ती की जब भी आप नई भर्ती निकलती है और जब उसका फॉर्म भरते हो तो उसमें पहले ही आपकी ऑलरेडी फेच हो जाती है डिटेल। आपको बार नई डिटेल भरने की जरूरत नहीं रहती। आपने एक बार ही डैशबोर्ड में सारी चीजें, सारी जो भी डिटेल है आपकी वो फिल कर देना है और उसके बाद में जब भी आप नई भर्ती की जब भी अप्लाई करोगे आपके पास पहले से ही वो चीज भरी आ जाएगी, आपको फिल करने में टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जब ये प्रोसीजर होगा तब ओटीआर का भी ऑप्शन होगा। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको जो प्रोसेस पूरी करनी होगी उस उन दौरान ही आपका पेमेंट लिया जाएगा। कैटेगरी वाइज मैं बता देता हूं कि कैटेगरी वाइज उनके लिए क्या क्या फीस देनी है। बात करेंगे जनरल, ओबीसी, एमबीसी की, उनके लिए 600 रुपए की फीस है। साथ में एससी, एसटी, ओबीसी की बात करें जो कि नॉन क्रिमिनल वाले हैं, या फिर एमबीसी की बात करें उसमें भी नॉन क्रिमिनल वाले, या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनके लिए फीस रहने वाली है 400 रुपए मात्र। साथ में अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है,
तो उनको भी 400 रुपये की फीस देनी होगी। इनके अलावा जो आप फॉर्म भरे हो, फिल करे हो, आवेदन करे हो, अगर उनमें कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसके करेक्शन अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितनी फीस देनी होगी, कितने की आपको जो फीस देनी होगी करेक्शन के लिए, वो फीस रहने वाली है 300 रुपीज। 300 रुपीज आप पे करके आपकी जो भी करेक्शन है वो सही कर सकते हो दोस्तों। अब ये तो थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस की बात में। बात करते हैं पोस्ट की। दोस्तों पोस्ट की बात करते हैं, जो कि अपना सेकंड पॉइंट रहने वाला है पोस्ट। दोस्तों नाम वैसे भर्ती के नाम से ही पता है कि ये जेईएन की वैकेंसी है, जेईएन की वैकेंसी है। इसमें हम बात करेंगे जो सैलरी है, पे ग्रेड है, वो कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों जेईएन को मिलता है लेवल 10 का पे ग्रेड। ये दोस्तों लेवल 10 का पे स्केल रहता है इसका। लेवल 10 में 3600 पे ग्रेड आती है। 3600 पे ग्रेड के हिसाब से इसकी सैलरी होती है। अब 3600 के हिसाब से आप ये देख लीजिए जो जेईएन पोस्ट है उसके अलाउंस जुड़ते हैं, और अलाउंस के साथ साथ वो डिपार्टमेंट से है और साथ में किस जिले में पोस्टेड है यह भी उस पर डिपेंड करता है सैलरी पे। उससे ही आपकी जो सैलरी है वो वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है 3 से 4 हजार के बीच तक का। इसके अलावा बात करेंगे कि जो जेईएन भर्ती है उसकी जो क्या क्या डिपार्टमेंट रहने वाला है और ब्रांच कौन कौन सी रहने वाली है। तो दोस्तों मेनली मैं बता देता हूं, जो जेईएन भर्ती है वो एक तो सिविल से निकलती है, एक मैकेनिकल से और एक इलेक्ट्रिकल से। इन तीनों ब्रांच से जेईएन की पोस्ट निकलती है। अंतर कहां आता है? अंतर आता है डिपार्टमेंट का। जी दोस्तों डिपार्टमेंट का अंतर आता है। अब इस भर्ती में आपके 6 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। 6 डिपार्टमेंट के अनुसार इनकी भर्तियां अलग अलग डिवाइड है, साथ में नॉन टीएसपी टीएसपी के अकॉर्डिंग भी बटी हुई है। और इनके भी अलावा अगर कैंडिडेट के पास में डिग्री है संबंधित ब्रांच से रिलेटेड तो उसकी अलग पोस्ट है, और साथ में अगर वो डिप्लोमाधारी है यानी पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करा हुआ है तो उसकी अलग पोस्ट दी गई है। तो दोस्तों इसमें कंबाइंड वैकेंसी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो कि कंबाइंड में ही डिग्री वाले भी सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डिग्री वाले ओनली डिग्री के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले ही पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पूरा डिटेल वाइज कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। मैं पीडीएफ में ही पूरी शो कर देता हूं कि किस तरह से इन्होंने पूरा सेक्शन बांट रखा है नॉन टीएसपी और टीएसपी का, साथ में कैटेगरी वाइज की ब्रांच कौन कौन सी रहने वाली है, डिग्री के लिए कितनी पोस्ट है, डिप्लोमा वाले के लिए कितनी पोस्ट है, और साथ में कैटेगरी यूआर के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एमबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। पीडीएफ में जाने से पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, और एलिजिबिलिटी में देखेंगे एज और क्वालिफिकेशन के बारे में। एज में जो इसके लिए मैं अभी बता देता हूं, बात रहेगी क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन वाली। तो दोस्तों मैं पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक साथ पीडीएफ में बता दूंगा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, आपको सारी चीजें एक बार में ही बता दूंगा। बात करेंगे यहाँ पे ओनली एज के बारे में। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में आते हैं। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता। दोस्तों इसमें एज की बात करते हैं। एज में दोस्तों जो मिनिमम रहेगी आपकी 18 और मैक्सिमम रहेगी 40 साल। ये तो एज का क्राइटेरिया है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40। इसके अलावा रिलैक्सेशन की बात करते हैं। रिलैक्सेशन में बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, और जनरल कैटेगरी में बात करेंगे फीमेल की। तो दोस्तों उनको है 5 साल की छूट। इनके अलावा बात करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। इन इनमें अगर कैंडिडेट मेल है, जी दोस्तों जो ये कैटेगरी है अगर मेल कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उनको 5 साल की छूट है। वहीं पे बात करेंगे सेम जो भी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस है और कैंडिडेट है फीमेल तो उनको है 10 साल की छूट। जी दोस्तों मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 है। उसके बाद में जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन इस तरह से दिया गया हुआ है। तो दोस्तों ये तो बात थी एज की। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन या एजुकेशन वाली, जो मैं पोस्ट और क्वालिफिकेशन की एक साथ पीडीएफ के अंतर्गत आपको बता रहा हूं। तो चलते हैं पीडीएफ में। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो टेबल है, टेबल में पहले डिपार्टमेंट का नाम दिया है, उसके बाद में उस डिपार्टमेंट में किस नियम के तहत भर्ती हो रही है तो उसके बारे में है। साथ में उसके आगे है जो कौन सा पद है उसके बारे में, और सेकंड उसके बाद में गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया, उसके बाद में टीएसपी एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र, उसके बाद में फिर अनुसूचित क्षेत्र है,
जिसके टीएसपी एरिया बोलते हैं, और उसके बाद में टोटल पोस्ट है, जिस भी ब्रांच की टोटल पोस्ट है उसके आगे दी दी गई है इसके अंदर। अब शुरुआत करते हैं पहले डिपार्टमेंट से कि बात करेंगे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग की। इसमें जो भर्ती नियम है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बात करेंगे पद और नॉन टीएसपी एरिया और टोटल पोस्ट के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो डायरेक्ट इसमें शुरू में कनिष्ठ अभियंता, जो कि जेईएन बोलते हैं इंग्लिश में, ये हिंदी में दिया हुआ है कनिष्ठ अभियंता, ठीक है। इसमें सिविल ब्रांच की जेईएन है और डिग्री धारक, यानी जिसके पास स्टूडेंट के पास में डिग्री है, यानी बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, या फिर बीटेक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके लिए है ये। तो इनके आगे जो नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया है, जो पोस्ट दे दी गई है साथ में, और टोटल पोस्ट ये दी गई है। इसी तरीके से नीचे कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक, यानी जिस स्टूडेंट के पास में डिप्लोमा किया हुआ है सिविल से, उनके लिए है ये पोस्ट। ऐसे ही सेम नीचे बात करेंगे यहाँ पे, तो कनिष्ठ अभियंता यानी जेईएन इलेक्ट्रिकल से, जिसके पास में डिग्री है इलेक्ट्रिकल की, और सेम ऐसे ही नीचे जहाँ पे जेईएन है इलेक्ट्रिकल से पर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो स्टूडेंट के पास में डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग फिल करेगा, और जिसके पास में डिग्री है वो डिग्री के अकॉर्डिंग फिल करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डिग्री वाला डिप्लोमा वाला की पोस्ट भी फिल हो रही है, नहीं दोस्तों, इसमें बिल्कुल सेपरेटली है। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिप्लोमा वाले अपनी डिप्लोमा में ही कंपटीशन रहेगा उनका। ऐसे ही सेकेंड जो डिपार्टमेंट रहने वाला है, जल संसाधन विभाग रहने वाला है, जो कि, और इसमें भी सेम ऐसे ही है, जेईएन सिविल डिग्री है और इलेक्ट्रिकल की भी डिग्री धारक है, सेम ऐसे ही डिप्लोमा धारक यानी डिप्लोमा किए हुए है। और साथ में मैकेनिकल वाले हैं डिग्री और डिप्लोमा वाले, उनकी भी आगे पोस्ट दी गई है, और साथ में यहाँ पे टोटल पोस्ट दे दी गई है। बात करेंगे थर्ड डिपार्टमेंट, जो कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रहने वाला है। इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हो जेईएन सिविल डिग्री चाहिए, और डिप्लोमा वालों के लिए भी जगह है। और थर्ड नंबर पे बात करें, इसमें भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले चाहिए डिग्री करे हुए। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जेईएन चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले जो डिप्लोमा करे हुए हैं। दोस्तों ये आप देख देख सकते हो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक कि नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के अकॉर्डिंग सीटें बटी हुई है, और जो लास्ट में है यहाँ पे वो टोटल पोस्ट दी गई है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से ध्यान से देख सकते हैं कि टीएसपी एरिया में कितने हैं, क्योंकि हमें मैं पूरा एक एक करके नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ जाके भी आप पीडीएफ ओपन करके भी देख सकते हैं। चौथा जो डिपार्टमेंट रहने वाला है अपना स्वायत्त शासन विभाग रहने वाला है, और इसमें ओनली सिविल की पोस्ट निकली हुई है जेईएन की, एक डिप्लोमा वाली और डिग्री वाली। इसमें ना तो इलेक्ट्रिकल और ना मैकेनिकल की निकली है, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी दे दी गई है। पांचवा जो डिपार्टमेंट रहने वाला है वो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ओके, इसमें भी सिविल जेईएन की बात करी गई है, डिग्री और डिप्लोमा वालों की ये टोटल है। जो छठा है डिपार्टमेंट वो पंचायती राज विभाग रहने वाला है दोस्तों ये, और इसमें सिविल और कृषि यानी एग्रीकल्चर जेईएन की भी अलग से है, और साथ में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की इसमें नहीं है, ओनली सिविल और एग्रीकल्चर की है। बात करेंगे यहाँ पे तो सिविल और जो एग्रीकल्चर है वो डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिविल डिप्लोमा वाले चाहिए, इनकी अलग से पोस्ट है। तो दोस्तों जो भी सिविल वाले डिप्लोमा वाले है या फिर डिग्री वाले हैं जिनके पास डिग्री है, तो उन दोनों की ही बहुत अच्छी चांसेस बात दोनों के लिए ही अलग हर डिपार्टमेंट में अच्छी और बहुत अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल पोस्ट 1111 है दोस्तों। 6 डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट में जो नॉन टीएसपी की पोस्ट बात करें तो 970 है, और टीएसपी की 141 है, और टोटल बात करें 1111 जेईएन की पोस्ट निकली हुई है दोस्तों। ये शानदार टाइम है, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी इस बार दी गई है। बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी बटी हुई है दोस्तों, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, उनको बताना संभव नहीं है कि मैं पूरा एक साथ बता दूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो नॉन टीएसपी में कैटेगरी वाइज सारी बटी हुई है। पहले में सामान्य वर्ग यानी जनरल, फिर अनुसूचित जाति यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा एमबीसी, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस। उसके बाद में 12 जिले की शहरिया जनजाति है, उनके लिए भी अलग पोस्ट दी गई है। तो दोस्तों इसमें जो भी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है वो अपने इस पीडीएफ को आराम से ओपन करके देखना है, कि अभी ये पूरा डिटेल वाइज बताना संभव नहीं है कि मैं पूरे कैटेगरी वाइज एक एक करके बता दूं, क्योंकि हर एक कैटेगरी में एक जनरल सीट अलग होती है, वुमेन की अलग होती है, विधवा की अलग होती है, इसी तरह से अलग अलग हर कैटेगरी में है। तो ऐसे बहुत से टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है
इस पीडीएफ को एक्सेस कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और ओपन करके डायरेक्ट ही देख लेना कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, जो भी जिस कैटेगरी से भी स्टूडेंट बिलोंग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने डिपार्टमेंट बताया था, पहला है सार्वजनिक निर्माण विभाग, उसके बाद में जल संसाधन विभाग, यहाँ पे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, और यहाँ पे स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, और उसके में लास्ट जो छठा डिपार्टमेंट है पंचायती राज विभाग। तो दोस्तों ये इस तरह से पूरा डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज इन्होंने शो कर दी है, और साथ में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसके लिए भी इन्होंने पूरी टेबल बना के दे दी है। जिनको भी अच्छी तरह से देखना है तो वो इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, अच्छी तरह देख सकते हो। यहाँ पे भी पूरा डिपार्टमेंट वाइज बताया हुआ है कि किस तरह से जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो दिया गया हुआ है। जल संसाधन विभाग को आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी डिग्री डिप्लोमा वाले हैं उनका अलग अलग दिया हुआ है। दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, सभी प्रकार के दिए हुए हैं। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग ये दे दिया है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी चीज़ें है, और ये है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, टीएसपी एरिया के लिए, जो पूरी इसमें भी पूरा डिपार्टमेंट बता दिए गए हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसी दी गई हुई है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा पोस्ट रहने वाली है। बात कर लिए हम पूरी पोस्ट की कि क्या डिपार्टमेंट रहने वाले हैं, और साथ में किस ब्रांच की और डिग्री और डिप्लोमा के हिसाब से कितनी वैकेंसियां है वो देख लिया हमने। अब देखेंगे एलिजिबिलिटी की कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है उन पोस्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्ट देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है कि किस किस पोस्ट के लिए। जैसे मैंने बता दिया था कि जो पोस्ट है आपकी जेएन की कनिष्ठ अभियंता की, उसकी जो पे मैट्रिक्स लेवल रहने वाली है वो L10 रहने वाली है, L10 रहने वाली है। अब इस L10 में अप्रोक्सीमेट ये मान के चलिए 3600 पे ग्रेड के हिसाब के यहाँ सैलरी होती है, और साथ में जो भी एक अलाउंस मिलते हैं एक जेईएन को, और जिस जिले में पोस्टेड होंगे उसके अकॉर्डिंग अलाउंस मिल जाएंगे आपको, यानी तो आपकी सैलरी ये मानो बहुत अच्छी हो रहने वाली है। साथ में अब बात करेंगे अपने मुद्दे पे पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे दोस्तों कनिष्ठ अभियंता सिविल, जो भी जिनके पास भी डिग्री है उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था है वहाँ से आपको सिविल से इंजीनियरिंग करी हुई होनी चाहिए, या फिर इसके समतुल्य कोई भी ऐसी डिग्री जो इसके समतुल्य मानी जाती है, इनके बराबर मानी जाती है। साथ में जो देवनागरी की लिपि है यानी हिंदी की, वो आपके एक व्यवहारिक उसका आपको व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है, चाहे अदर स्टेट के हो। ये उनके लिए, राजस्थान वालों के लिए इतना दिक्कत नहीं होती, अदर स्टेट वालों को दिक्कत होती है। साथ में राजस्थानी संस्कृति का भी एक अनुभव होना चाहिए। हालांकि मेन 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 पॉइंट तो ये होता है कि जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन की वो आपके पास होनी चाहिए। ओके, दूसरी बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल, जो कि डिप्लोमा वाले होते हैं उनके लिए क्या है। इसमें भी यही है दोस्तों, किसी भी संस्था से आपकी सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा हुआ होना चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें भी सेम ऐसे ही है, आपको हिंदी की और राजस्थान संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार हम अदर जितनी भी पोस्ट के लिए देखेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिग्री हो या डिप्लोमा के लिए हो, या फिर मैकेनिकल डिग्री हो या डिप्लोमा के लिए हो, आपको किसी भी आपको किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से वहां से डिग्री उस डिपार्टमेंट उस ब्रांच से की होनी चाहिए, या फिर उसके समतुल्य जो भी डिग्री या डिप्लोमा हो वो होना चाहिए, तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब चाहे यहाँ पे किसी भी डिग्री इलेक्ट्रिकल की बात कर ले, या फिर डिप्लोमा की बात कर ले, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात कर ले, या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की बात कर ले, आप जिस भी जिस भी पोस्ट के लिए देखेंगे हमको यही मिलेगा कि आपके पास उस पोस्ट की रिलेटेड जो उस पोस्ट के रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी चाहिए, अगर वो इलेक्ट्रिकल जेईएन है या सिविल जेईएन है या मैकेनिकल जेईएन है, तो आपको उसी में ही डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एक अच्छे विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से। ठीक है, चाहे हम किसी भी जेईएन की पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सभी में सेम ऐसे ही है, कोई अंतर नहीं है। आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ब्रांच से रिलेटेड। तो दोस्तों इस तरह से तो दोस्तों इस तरह से अपन देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 तक का पूरा जो एलिजिबिलिटी का एरिया है एजुकेशन का वो दिया हुआ है। मैं वापस बता देता हूँ आपको, आपके पास में संबंधित पोस्ट का या जेईएन जो भी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है या फिर मैकेनिकल है,
तो डिग्री की पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए ब्रांच से रिलेटेड, और डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए डिप्लोमा होनी चाहिए ब्रांच से रिलेटेड। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ऐसे ही हर एक प्रत्येक पोस्ट के लिए दी गई हुई है। तो दोस्तों ये थी अपनी एक एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन की बात। आते हैं वापस अपने बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने देख लिया है कि पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है, डिपार्टमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं, उनके अंतर्गत डिग्री और डिप्लोमा की कैसे कैसे बटी हुई है सीटें, साथ में कैटेगरी वाइज भी कैसे बटी है, और उसके बाद में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ब्रांच रिलेटेड कैसे कैसे दी गई हुई है, आपको बहुत सरल शब्दों में मैंने बता दिया है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो कि अपना फोर्थ पॉइंट रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों जो एक मेन चीज है आपको पहले क्लियर कर देता हूं। इसमें 3 तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो सकती है, अभी क्लियर नहीं है। हालांकि ओएमआर बेस से अब तक चला आ रहा था, पर 2 चीजें इंक्लूड हो सकती है। दो अब जो 2 मोड दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? आपका पहला रहेगा सीबीटी, दूसरा रहेगा टीबीटी, और तीसरा जो कि अब तक होता आया है ओएमआर बेस्ड। दोस्तों सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, टीबीटी का मतलब टेबलेट बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, और ओएमआर का है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ओएमआर तो आपको पता ही है अब तक जो पेन पेपर मोड से आपका ऑफलाइन होता आया है। दोस्तों जो अभी सीबीटी और टीबीटी का है, तो ये चीजें एक नए अपडेट ला रही है अध्ययन बोर्ड कि आखिर कैसे जो पेपर लीक होते हैं उनको बचाने से लिए सीबीटी और टीबीटी का मोड का प्रचलन लाया जा रहा है। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तो एग्जाम के होने से पहले आपको क्लियर कर दिया जाएगा अध्ययन बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों ये मेरा काम था कि आपको क्लियर करना। जो भी स्टूडेंट अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आता या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके हैबिचुअल में नहीं है, तो दोस्तों पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एक पेन पेपर मोड से एग्जाम देने की बात अलग होती है, और जब कंप्यूटर सामने होता है या टैबलेट होता है तो उससे अलग माइंड इफेक्ट होता है, इससे आपका जो भी सिलेक्शन का है वो काफी प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए क्लियर कर देता हूं, इस वीडियो देख रहे हैं या इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने आप को इन तीनों के लिए ही अभी हैबिचुअल रखे, वो इन तीनों मोड के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखे, तैयार रखे, चाहे सीबीटी मोड हो, टीबीटी मोड हो या फिर ओएमआर हो, तीनों मोड के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए। तो ये तो मेन मुद्दा था जो आपको बताना था। अब आते हैं स्कीम पे कि जो एग्जाम पैटर्न है, स्कीम है, वो क्या रहने वाली है। स्कीम की बात करते हैं तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न या फिर स्कीम, दोस्तों इसमें जो आपका पेपर लगेगा, पेपर में 2 पार्ट बटे होंगे, 2 पार्ट बटे होंगे। पहले पार्ट के जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं आपके जीके के। जीके में आपके पूरा राजस्थान की चीजें आ जाएंगी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, और जो सेकंड पार्ट होगा वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ पॉइंट के जरिए क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई है। तो दोस्तों पहला पार्ट जो होगा आपका पार्ट 1 या ए बोल देते हैं। पार्ट 1 में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों ये पार्ट 1 के टॉपिक है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत, भूगोल, राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था। टोटल जो मार्क्स है मैं पहले क्लियर कर देता हूं, टोटल मार्क्स आपके रहने वाला है 120 मार्क्स का। जी दोस्तों 120 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। अब जो पार्ट 1 है उसके जो मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 40। जी दोस्तों 40 मार्क्स का आपका पार्ट ए रहेगा, यानी पार्ट 1 रहेगा। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड। अगर कोई स्टूडेंट सिविल डिग्री से है तो सिविल डिग्री के अकॉर्डिंग आप जो भी टॉपिक है वो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, या फिर डिप्लोमा वाले हैं डिप्लोमा वालों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। अब ब्रांच की बात करें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो तीनों के अकॉर्डिंग ही जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। बात करेंगे इसकी, तो मार्क्स कितने रहने वाले हैं इसके दोस्तों? इसके मार्क्स रहने वाले हैं 80। जी दोस्तों पार्ट 1 के 40, पार्ट 2 के 80, टोटल 120 मार्क्स। टोटल 120 मार्क्स का आपका जेएन भर्ती का पेपर रहने वाला है दोस्तों। और इसके लिए जो टाइम दिया गया है, टाइम आपका मिलेगा 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा इस भर्ती में। और नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 1/3 ऑफ मार्क्स।
1/3 ऑफ मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी जो पेपर है उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से कैटेगरी बटी आएगी। पार्ट 1 में जीके के और पार्ट 2 में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस की बात करूं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं या कमेंट आ सकते हैं कि दोस्त कि सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस अलग अलग होगा क्या? जी दोस्तों, सिलेबस बहुत अलग होगा, पर जो कॉमन है वो सिलेबस वो मैं बता देता हूं। आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 जो सिलेबस है पार्ट 1 का वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। चाहे किसी भी पोस्ट की बात कर ले, मैकेनिकल की, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, आपका पार्ट 1 सेम रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है कि सारे पोस्टों के लिए। इसलिए जो भी कैंडिडेट इस चीज से तो बेफिक्र रहिए, आप कंफ्यूज मत होना। पार्ट 1 का जो जीके का टॉपिक है वो सारे सेम रहने वाले हैं। मैं पीडीएफ में एक बार दिखा भी देता हूं आपको कि किस तरह से जो सिलेबस है जीके का वो इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों सिलेबस मैंने थोड़ा बता दिया है कि इस तरह से कॉमन सिलेबस रहेगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को पूरा एक साथ इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। आपके लिए अलग ही इस सिलेबस के लिए वीडियो अलग से बना दूंगा, आप डायरेक्ट उस सिलेबस को देख सकते हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो रहने वाला है एग्जाम डेट। तो दोस्तों एग्जाम डेट की बात करते हैं। एग्जाम डेट दोस्तों, आपको मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अध्ययन बोर्ड द्वारा जारी जो कैलेंडर हुआ था उसमें मैंने सारी पोस्ट के लिए बताया था कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या डेट दी गई है। तो दोस्तों आप वो उस वीडियो को देख सकते हो, वहां पर डेट बताने वाला हूं। हो सकता है किसी को यकीन ना हो या कंफ्यूज हो या कमेंट भी कर दे, उनको मैं क्लेरिफाई कर देता हूं। आप जाके मेरे जो पुरानी वीडियो है उनको देखिए जिसमें मैंने एग्जाम कैलेंडर के लिए बता रखा है। आप साइट से, आप ऑफिशियल साइट पे जाके भी अपना जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसको देख सकते हो, वहां पे भी डेट दी हुई है। तो दोस्तों डेट कौन सी रहने वाली है आपकी? डेट रहने वाली है आपकी 6 फरवरी 2025 से लेके 11 फरवरी 2025। दोस्तों 6 फरवरी से स्टार्ट होंगे आपके एग्जाम। 6 फरवरी 2025 और 11 फरवरी 2025 तक आपके एग्जाम लगेंगे। पूरे 6 दिन आपके कंडक्ट होने वाले हैं जय हिंद भर्ती के एग्जाम। इसके अलावा जो एक 6th डिपार्टमेंट था, 6ठा डिपार्टमेंट था, मैंने पीडीएफ में आपको बताया था पंचायती राज विकास। पंचायती राज विकास, इसमें दो तरह की जेईएन की पोस्ट थी। कौन कौन सी? एक थी सिविल की और एक थी कृषि की, जो कि डिग्री लेवल की रहने वाली है। जो कि डिग्री लेवल की सिविल और कृषि की पोस्ट है, उनके लिए जो एग्जाम डेट है वो इनमें शामिल नहीं है। उनके लिए अलग से एग्जाम डेट अध्ययन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। तो उस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। मैं क्लियर कर दिया कि जो भी पंचायती राज विकास से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे सिविल की बात करें या कृषि की बात करें, जो भी डिग्री धारक है वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको बता देना चाहता हूं उनकी जो डेट है वो ये डेट नहीं है। उनके लिए अध्ययन बोर्ड अलग से डेट जारी करेगा। तो दोस्तों मैंने इस तरह से पूरा जो नोटिफिकेशन का है वो बिल्कुल समराइज आपको बता दी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। इस वीडियो में इतना ही है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप तक पहुंचा दूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा, और चैनल से जुड़ने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम सारी सूचना मिलती रहे। और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। उसमें हमारी पुरानी वीडियो भी दी गई हुई है, आप डायरेक्ट वहां जाके उनको भी देख सकते हो। अगर उनके लिए आप एलिजिबल हो तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ में आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अन्य को भी शेयर कर सकते हो, जिससे वो भी इनका लाभ उठा सके, नौकरी कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।